हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है सब आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी का ख्याल रख रहे होंगे। और जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, जिसके भी एग्जाम हो गए हैं, उनको उनके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका एग्जाम आने वाला है, अभी होने वाला है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक और उनके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो ये सुबह 8 बजे की वीडियो है, ये मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो है। ठीक है, किस चीज की है? मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो। ठीक है, हमारी जो मॉर्निंग करंट अपडेट्स की हमारी जो करंट अपडेट्स की वीडियो है, या तो बोल दीजिए करंट अपडेट्स या करंट अफेयर की वीडियो है, हम इनको दो हिस्सों में बनाते हैं। ठीक है, एक सुबह को 8 बजे आती है, एक शाम को 8 बजे आती है। ऐसा क्यों? ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है न्यूज को कवर कर सके। और ऐसा ना हो कि हम मान लीजिए एक ही वीडियो में पूरे 24 घंटे की न्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम न्यूज को बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी रहे, है ना, इसीलिए न्यूज को बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता पाएंगे। पर अगर हम इनको दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो हमारे साथ क्या है कि हम फिर उसको आराम से समझा सकते हैं अच्छी तरह से, जो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसलिए हमने इनको दो पार्टों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो एक तो मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो होती है जो सुबह 8 बजे आती है, एक इवनिंग करंट अपडेट्स की वीडियो होती है जो शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी मॉर्निंग करंट अपडेट की वीडियो। क्या है डेट? 22 जनवरी 22 जनवरी 2023। ठीक है, 22 जनवरी 2023 है आज। तो पहली न्यूज देखते हैं। अपनी पहली न्यूज है आपकी, गवर्नमेंट टू कंबाइन सीजीएसएच विद आयुष्मान भारत। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। सीजीएसएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, और आयुष्मान भारत ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो इन दोनों स्कीम को आपस में मर्ज जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जोड़ने के लिए प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है ना, फिर हम जो है इनको जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट होंगे? देखिए, ये जो सीजीएस स्कीम है ना, सीजीएचएस, ये तो बहुत पुरानी इनकी स्कीम है, 1950 की स्कीम है। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, इनमें क्या है कि जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीजीएचएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, हॉस्पिटल्स में उनको, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, उनकी फैमिलीज को, उनको खुद को, ठीक है, इन सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बहुत सारी हॉस्पिटल में, जैसे मान लीजिए इनको थोड़ा जो जो ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको जो उसके जो पैसे होते हैं उनको उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से दिया जाता है। फिर दूसरी फैसिलिटीज इनको अच्छी से अच्छी मिल पाती हैं, है ना, सब कुछ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसमें किसी भी प्राइवेट जो भी आपके सीजीएसएस को, जो भी हॉस्पिटल सीजीएसएस को सपोर्ट करता होगा ना, उसमें जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मतलब गवर्नमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी करते हैं सीजीएसएस को। ठीक है, तो हम इन दोनों को लिंक क्यों किया गया है? इन दोनों को लिंक इसलिए किया गया है क्योंकि आयुष्मान भारत जो है पूरे इंडिया में फैला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको पूरे इंडिया में फैला रही है। तो क्या बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, आपस में मिला देंगे, उससे क्या होगा, जो सीजीएसएस के बेनिफिशियरीज हैं, है ना, जो सीजीएस के जिनको फायदा मिलता है सीजीएसएस से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हॉस्पिटल्स का, और ज्यादा जो हॉस्पिटल्स है उनका फायदा उठा सकते हैं, उनमें जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो कुछ ही हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ ही हॉस्पिटल है जो सीजीएस की जो सर्विस है वो अलाउ करते हैं सीजीएचएस की सर्विस। लेकिन आयुष्मान भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो आयुष्मान भारत को जो हॉस्पिटल अलाउ कर रहे हैं, वही सीजीएसएस को भी अलाउ करेंगे। ठीक है, इससे फायदा होगा कि सीजीएसएस वाले जो बेनिफिशियरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, तो वो जो है वैरायटी ऑफ सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो किसी और दूसरे में जा सकते हैं जो आप उनको सीजीएस रेट पर प्रोवाइड कर रही हो। सीजीएसएस रेट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई चीज है ना, कोई फैसिलिटी है हॉस्पिटल की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई टेस्टिंग की फैसिलिटी है, कोई जो टेस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए एमआरआई करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल एमआरआई वगैरह करते हैं, तो इनके जो रेट होते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट होते हैं ना, बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो जो सीजीएसएस एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको जो सीजीएचएस एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जो सीजीएचएस बेनिफिशियरीज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय, वो अगर ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ सीजीएचएस जो है वो अलाउड है, तो उनको जो प्राइस देना पड़ेगा ना, जो भी वो टेस्ट करा रहे हैं, जैसे एमआरआई करा रहे हैं, तो उतना ही देना पड़ेगा उनको जितना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। ठीक है, उनको फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह नहीं, की तरह पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है,
जैसे आम आदमी को, एक सिविलियन को प्राइवेट हॉस्पिटल में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो फैसिलिटी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की इंजॉय कर सकते हैं और पैसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले देने होंगे, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है सीजीएचएस का, ठीक है। और आयुष्मान भारत को तो आप सब जानते हैं, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है ना। आयुष्मान भारत जो है ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो किसी मतलब किसी सर्विस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी स्टेट के एम्प्लॉय हो। ये पूरे सब लोगों के लिए है जो भी इसमें बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है ना। वो जो है आराम से जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसके अंतर्गत जो भी इलाज उनका होना है वो करा सकती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर उसको जो है प्रोवाइड करेगी पैसे को उनको, ठीक है। तो ये जो है ये तो दुनिया इंडिया के सारे हॉस्पिटल मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चलता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, ठीक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि सीजीएचएस को और जो आपका ये है और ये आयुष्मान भारत जो है इनको जो है आपस में लिंक कर दिया जाए, ठीक है। अब मैं आपको आयुष्मान भारत के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों को जो मर्ज करेगा, पहले ये पता होना चाहिए हमें कौन मर्ज करेगा। इन दोनों को मर्ज करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री, उसके अंदर आती है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका काम है, ये दोनों जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये काम करती है कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीजें होती है, कोई प्रॉब्लम या कोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है तो उसको इंप्लीमेंट कराना, उसको देखना ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखना, ठीक है। कोई और पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसको देखना, सारा कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड देखा जाता है वो कौन देखती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री ये जो आती है आपकी अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आयुष्मान भारत वाली जो स्कीम है, ठीक है, जो जिसका नाम क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। ये वाली जो स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये वाली जो स्कीम है इसमें काम हो रहा है। और ये जो आती है ना आपको आयुष्मान भारत, ये जो आयुष्मान भारत वाली स्कीम है इसी के अंदर आती है। तो ये आयुष्मान भारत वाली क्या स्कीम है, इसका नाम भी यही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और ये वाली जो स्कीम है, जो ये वाली जहां पे इस वाली जो बात हो रही है, ये कौन सी स्कीम है? ये है आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस वाली स्कीम को इससे लिंक किया जाएगा सीजीएचएस से। सीजीएचएस मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है ना। और इसका क्या है, ये जो है आपका ये वाली जो सर्विस है आयुष्मान भारत, इसका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये वाली स्कीम है। तो इन दोनों स्कीम्स को जो है ना आपस में लिंक किया जा रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सी? ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ये आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इन दोनों का आपस में लिंक किया जाएगा और जो इनके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, जो और ज्यादा जो ये सीजीएचएस वाले जो बेनिफिशियरीज हैं ये ज्यादा से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आती है? ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आती है आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर, ठीक है। और ये जो डिजिटल मिशन है ये इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको ऑपरेट करता है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। समझ गए आप? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इसका काम क्या है? कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, उसको जो है मॉनिटर करना, उसको देखना वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, नहीं आ रही है तो कैसे आ रही है, सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है ऐसे देखना है इसका काम है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, हमको कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, कैसे कहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, ये सब देखना। और फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसको बताना, ठीक है। और फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है यहाँ पे जो भी कैबिनेट जो भी पूरे मिनिस्टर होंगे और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी जो मतलब कैबिनेट है सारा बैठ के इसको फिर डिस्कस करेगा कि हमको ऐसे ऐसे बताया गया है कि ये होना है, इसमें क्या क्या किया जाए, ठीक है। फिर जो आपका मिनिस्ट्री ये जो है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इसकी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, क्या है? इसका है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का उसको डिजिटलाइज किया जाए, ठीक है। हम जो है डिजिटल इकोसिस्टम में आ जाएं
है ना। उसमें कैसे कर सकते हैं डिजिटलाइज को, जैसे जो हॉस्पिटल्स है उनकी सर्विस जो है उनको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लेके आया जाए, ठीक है, डिजिटली लेके आया जाए, फिर और आपस में उनको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि ताकि कोई भी कहीं से भी उनको एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं है कोई आदमी मुंबई में बैठा है तो दिल्ली की किसी हॉस्पिटल की कोई सर्विस जो है एक्सेस करनी है तो उसको फिर दिल्ली आना पड़े, नहीं, वो मुंबई में बैठा बैठा उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। इसलिए उनको सर्विस हो ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, है ना, और वो एक्सेसिबल हो इजीली, है ना, लिंक्ड हो आपस में, ठीक है। फिर दूसरी चीज मतलब हॉस्पिटल्स के आपस में लिंक हो ना, अलग अलग हॉस्पिटल आपस में लिंक हो अपनी सर्विसेज के साथ। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी है ऑनलाइन कंसल्टेंसी। ऑनलाइन कंसल्टेंसी मतलब जैसे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव इंडिया में ऐसे हैं, रिमोट विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज मतलब जो बहुत पिछड़े हुए इलाके होते हैं, जो इधर उधर थोड़े फैले हुए होते हैं। जैसे मान लो कोई गांव है वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है, अब वहां पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, रोड भी नहीं है ढंग से, तो फिर जरूरत तो उनको भी पड़ेगी ना, तबीयत तो वहां भी लोगों की खराब होती है ना, बीमार तो वो लोग भी पड़ते हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ऐसी जगहों पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, वहां पे एक ऑफिस खोलेगी छोटा सा, है ना, और वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस सप्लाई वो करवा देगी शुरू। उससे क्या होगा, जो भी कोई दूर दराज किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है अपने हॉस्पिटल में, और वो जो है वहां पे जाया करेगा, मतलब जैसे नॉर्मली डॉक्टर मिलते हैं ना कि इतने बजे से इतने बजे तक डॉक्टर बैठेगा, ऐसे ही वहां पे वो बैठा करेगा। और जिसको भी अपनी तबीयत दिखानी है, कुछ भी दिखाना है, कोई भी चीज पूछनी है डॉक्टर से, वो आएगा ऑफिस में, ठीक है, और उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसके हिसाब से वो डॉक्टर को उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉल जैसे होती है ना, उसके द्वारा उसको बात करवाई जाएगी। डॉक्टर उसको कंसल्ट करेगा, उसको देखेगा क्या क्या परेशानी है, और फिर उसको सजेस्ट करेगा कि आपको ये करना है, ये दवाई लीजिए, या कोई फर्दर टेस्ट कराना है तो ये करिए, ठीक है। ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी है। फिर एक और चीज है इसमें, क्या है, एक जो है आपकी हेल्थ आईडी दी जाएगी। हेल्थ आईडी क्या है, हेल्थ आईडी क्या है कि मान लीजिए एक आदमी को एक आईडी दे दी जाएगी, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, हमारे पास वो जो आधार कार्ड नंबर होता है वो हमारी आईडी की तरह काम करता है। ऐसे ही क्या होगा, मतलब आइडेंटिफिकेशन जो हमारी होती है वो तो नंबर से ही होती है। किसी को अगर पहचानना है कि हम कौन है तो नंबर पूछेगा, वो फिर डालेगा ऑनलाइन, फिर जो डाटा होगा, डाटा बेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे निकल के आएगा, ठीक है ना। उसी से होता है ना आधार कार्ड, सारा काम तो आधार कार्ड से वही होता है। तो फिर उससे इसी तरह जो हेल्थ आईडी होगी उसमें हमको एक आईडी दे दी जाएगी। उस आईडी से क्या होगा कि हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। तो फिर जैसे हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्थ आईडी दे दी, ठीक है। हेल्थ आईडी में फिर जो भी हमारे साथ जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, कहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें क्या बताया है, हमें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है जो उन्होंने हमें कंसल्ट किया है ना, फिर क्या क्या टेस्ट बताए, क्या क्या दवाई दी है, उसमें सारा कुछ डिटेल लिखा होगा। उससे क्या होगा, हमारा एक पूरा डाटा बन जाएगा, ठीक है, हमारा एक डाटा बन जाएगा कि हम जो है हेल्थ में क्या क्या सर्विस यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज मेरी किसी चीज को लेकर तबियत खराब हुई, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को जो दवाई दी और जो भी टेस्ट वगैरह बोले उसने बोल दिए, फिर मैं थोड़ी दिन बाद ठीक हो गया, 2-3 बार जाने के बाद, तो फिर जो भी ये मेरा डाटा होगा, ये हेल्थ आईडी जो होगी मेरी उसमें सेव हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए मुझे आगे 10-15 साल बाद कोई बीमारी दोबारा हो गई, ठीक है, अब मुझे तो याद नहीं होगा क्या क्या डॉक्टर ने दवाई दी थी, क्या क्या नहीं दी थी, है ना। और हो सकता है वो डॉक्टर भी मुझे ना मिले, जरूरी थोड़ी है वो डॉक्टर मुझे मिल जाए, और मिल भी जाए तो डॉक्टर को कौन सा याद होगा, डॉक्टर के पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, एक बार को मुझे याद होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डॉक्टर को बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। और जब मुझे याद नहीं है तो डॉक्टर को कहां से याद होगा, तो फिर कैसे पता चलेगा, जिस डॉक्टर पे अब दिखाओगे आप कि आपको उस टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, है ना, उसके पता होना चाहिए ना डॉक्टर को। कहते हैं डॉक्टर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर को पता होनी चाहिए कि क्या क्या दवाई दी गई थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या टेस्ट हुए थे उस टाइम पे, तो वो सब कैसे पता चलेगा। जो आपकी हेल्थ आईडी होगी वो आप डॉक्टर को सीधे दे दोगे, हेल्थ आईडी आपकी चलेगी आइडेंटिफिकेशन की तरह आपकी, ठीक है। जहां भी जाओगे आप हेल्थ आईडी दोगे और उसमें आपका सारा डाटा जो है डॉक्टर एक्सेस करेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटाबेस होगा उससे सारा डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसका काम है, ये जो है इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करना चाहता है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दीजिए, या फिर पूरा जो इकोसिस्टम है डिजिटल, उसको डिजिटलाइज करना चाहता है हेल्थ सेक्टर का, ठीक है। इसी के अंदर इसी के अंदर एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके इलाज के लिए। उनको जो मतलब बहुत लोगों पे पैसे नहीं होते जो इलाज करवा पाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको पैसे प्रोवाइड करेगी। ऐसा इंश्योरेंस होता है ना कि आप इलाज करा लीजिए, फिर उसके बाद जो पैसे हैं आपको वापस मिल जाते हैं आपको, या फिर पहले भी पैसे मिल जाते हैं और फिर आप उससे इलाज करा लीजिए, ऐसा होता है ना इंश्योरेंस जो हम लोग कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे ही एक हेल्थ इंश्योरेंस है,
ठीक है। ये जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आप आपको एक इंश्योरेंस मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप जब कहीं हॉस्पिटल में जाओगे, आप वहां पे अपना कार्ड दिखाओगे कि जी ये हमारा कार्ड है, कार्ड में दिया जाएगा, जो भी इसके बेनिफिशियरीज होंगे उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड को आप जाके दिखाओगे तो आपको इजीली जो है वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा, जो भी आपका ट्रीटमेंट होना है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्टेक्ट करके जो भी पैसे वगैरह जैसा भी उसका सिस्टम होगा वो कर लेगा। मेन काम क्या है कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। सीजीएचएस क्या है? सीजीएचएस जो है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल ये भी बाकी ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है बाकी, है ना। तो इसके नाम में सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नाम क्या है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके द्वारा क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, उनको इससे फायदा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1954 में। कौन सी स्कीम? ये वाली सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है ये 1954 में लॉन्च हुई थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको फैसिलिटीज दी जाती है, उनको और उनकी फैमिलीज को, कि वो इजीली जो है जो सर्विसेज उनको किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लेनी है, ठीक है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल सीजीएचएस सर्विस को सपोर्ट करता होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस जो इसको सपोर्ट करता होगा, आप उस हॉस्पिटल में जाइए और आपको जो है जो मतलब उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जो सर्विसेज मिलेंगी जिस प्राइस पे, उसी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड प्राइस होगा उसी हिसाब से आपको वहां पे पेमेंट करना होगा, और आपको जो इलाज होगा वो उन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी फैसिलिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। इसका ये फायदा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने इसमें आपको सारा कुछ बता दिया, सीजीएचएस क्या है और या आयुष्मान भारत क्या है। फिर मैंने आयुष्मान भारत को पूरा समझा दिया कि ये जो है, जो इनको मर्ज करेगा, कौन मर्ज कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर आती है। फिर मैंने आपको बताया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का क्या काम है। फिर इसके अंदर जो एक स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ये वाली जो स्कीम है आयुष्मान भारत, तो इसके बारे में बताया। इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। मैंने फिर आपको सीजीएचएस के बारे में बताया इन दोनों। फिर मैंने बताया कि इन दोनों को लिंक कैसे किया जाता है। सीजीएचएस के बारे में बताया मैंने कि 1954 में लॉन्च हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एम्प्लॉयज है, उनकी फैमिलीज है, एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज को फायदा होता है इससे, ठीक है ना, है ना। और इसके बारे में क्या बताया मैंने? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में मैंने क्या बताया कि यह एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एक्स एससी जज। एससी का मतलब क्या है यहाँ पे? एससी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है ना हमारी, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो। तो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ए के सीकरी अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। तो ये जो आपके एक्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ए के सीकरी। एक्स जज का मतलब है ये ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। पहले जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। एक्स जज का मतलब ये है। तो जो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज है इनका नाम क्या है? ए के सीकरी। ए के सीकरी को क्या किया गया है? ए के सीकरी को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लिया गया है। किसने अपॉइंट किया है जी? अपॉइंट इनको किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। इनको जो है अपॉइंट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से नीचे होती है दिल्ली हाई कोर्ट, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है, बस ये वकील सुप्रीम कोर्ट के, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। दूसरा, इनको जो हायर किया है, इनको जो अपॉइंट किया है, अपॉइंट करना मतलब इनको जो चुना है ना, वो किसने चुना है? वो चुना है आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जो ए के सीकरी जी हैं ये अब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे। किस चीज के एडमिनिस्ट्रेशन? शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का। जो शूटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का इंडिया के अंदर, उसमें भोपाल में होने वाला है। ये कहां होने वाला है? भोपाल। भोपाल कहां पड़ता है आपका? भोपाल आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो भोपाल में होने वाला है ये शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। इसमें क्या है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटर क्यों चुना गया है? क्या हुआ कि जो है शूटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है, थोड़े बहुत दिनों में, इसी साल में होने वाला है, लेकिन जो इसकी पूरी तैयारी है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, उसके ऊपर जो पूरी सर्विसेज दी जानी है, अलग अलग देशों से लोग आएंगे, पूरा वर्ल्ड कप है,
ठीक है। पूरे वर्ल्ड का कप है तो अलग अलग जो देशों से जो शूटिंग चैंपियंस होंगे उनके वो आएंगे यहाँ पे आके, टूर्नामेंट होंगे सब कुछ। ये जो है ये पूरा कुछ जो है ये ठीक से चल नहीं रहा था। इसके ऊपर एक केस डला, एक पेटिशन डली दिल्ली हाई कोर्ट में कि इसके ऊपर काम ठीक से नहीं चल रहा है, करप्शन कर रहे हैं बीच में जो लोग हैं, ऐसे करके सब चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया है कि करप्शन जो है उसको रोकने के लिए और काम ढंग से चल सके, क्योंकि अगर काम ढंग से नहीं चल रहा मान लो, है ना, और ये जो है टूर्नामेंट तो शुरू हो गया, ये टूर्नामेंट मान लीजिए शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो फैसिलिटी लोगों को, जो आपके एथलीट्स होंगे, जो आपके शूटर्स होंगे, उनको मिल नहीं रही है, जो अलग अलग देशों से आएंगे। उसके बाद क्या होगा, इंडिया की इमेज खराब होगी। वो बाहर जाके बताएंगे कि जी हम इंडिया में गए थे, वर्ल्ड कप था, लेकिन वहां ऐसी सर्विस, बहुत बेकार सर्विस मिल रही थी, कुछ अच्छा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, ऐसे करके वो सब कुछ बताएंगे हमारे देश के बारे में, और इससे हमारे देश का नाम खराब होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है जो ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, इसमें इसके खिलाफ केस डाला। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, ये जो AK सीकरी जी हैं इनको अपॉइंट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। अब ये क्या करेंगे, पूरा जो वो होगा उसको मैनेज करेंगे, जो भी आपका वर्ल्ड कप होना है, इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फंड दिए जाएंगे, फंड मतलब जो भी इसमें पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह, उसको मैनेज करेंगे, इसको कहाँ कहाँ यूज करा जा रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, सारा कुछ ये देखेंगे। ठीक है ना, इनको इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है चुना गया है, ताकि ये सारा जो फंड है उसको मैनेज कर सके, उसको देखें कहाँ का यूज हो रहा है, कहाँ का जरूरत है, कहाँ का जरूरत नहीं है, ताकि जो है जो भी एथलीट्स आएंगे, जो भी शूटर्स आएंगे, उनको फैसिलिटी अच्छी से अच्छी मिल सके, और इंडिया की तारीफ हो, जो वो अपने यहाँ पे जाएंगे, इंडिया में बहुत अच्छी सर्विसेज थी, इससे इंडिया का नाम ऊपर होता है, इससे जो है इंडिया जो है और ज्यादा जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं उनके वर्ल्ड कप वगैरह इन सबको वो करेगा, होस्ट कर सकता है। एक थोड़े बहुत दिन बाद, कुछ सालों बाद ऐसा भी दिन आएगा कि हम ओलंपिक जो है उसको वो करेंगे, ओलंपिक जो है उसको होस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो है इंडिया जो आपको 2023 का 50-50 ओवर वाला जो ODI वर्ल्ड कप होता है उसको भी जो है वो भी इंडिया में ही हो रहा है, उसका जो वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स कल्चर है इंडिया में डेवलप करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जो आपका हॉकी का वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में चल रहा है अभी, है ना, अभी चल रहा है प्रेजेंटली, उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पे, उसको ज्यादा से ज्यादा वो क्या कोशिश कर रही है कि जो आपका स्पोर्ट कल्चर है वो डेवलप हो सके, और उसके लिए क्या होगा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, जो बाहर से एथलीट्स वगैरह जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको फैसिलिटी अच्छी मिलेंगी, जब भी तो तारीफ करेंगे इंडिया की, जब उनको तारीफ करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिया में खेलने में लिए। तो जब इंडिया जब आगे से कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करेगी तो बड़े आराम से इंडिया आएंगे, वरना मना कर देंगे इंडिया आने के लिए, है ना। फिर उससे क्या होगा, इंडिया का थोड़ा नाम खराब होता है जब वो मना करेंगे। उनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं गए, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि इंडिया की ऐसी फैसिलिटी थी इसलिए नहीं गए, अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सब कुछ बताएंगे, इसे हम गए नहीं, तो उससे क्या होगा, इंडिया का नाम खराब होता है। ठीक है, इस वजह से बहुत जरूरी है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से बन पाए। ये आपका शूटिंग वर्ल्ड कप होना है 2023 का, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, फिफ्थ कावेरी क्लास सबमरीन INS वज्र टू बी कमीशन इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन नेवी होगा, आर्मी क्यों होगा, इन इंडियन नेवी। सबमरीन की बात हो रही है, सबमरीन आर्मी जो है वो तो आपकी थल सेना होती है ना, वो तो जमीन पे लड़ती है, तो सबमरीन जमीन पे कहाँ चलेगी, एक गलत लिख दिया होगा मैंने गलती से जल्दी में। तो ये क्या है, आपकी जो इंडियन आर्मी है उसकी एक नई सबमरीन INS वज्र जो आपकी कावेरी क्लास में आती है ना, वो सबमरीन को कमीशन कर लिया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, अब पहले तो हमको ये जानना है ये क्लास क्या है, कावेरी क्लास क्या है। ठीक है, फिर जानना है INS वज्र जो है ये क्या है, फिर हमको जानना है कि कमीशन क्या होता है। सबसे पहले कमीशन से शुरू करते हैं, नीचे से चलेंगे कमीशन, फिर उसके बाद देखेंगे INS वज्र क्या है और क्लास क्या है, कावेरी क्लास क्या है। ठीक है, तो क्या है कमीशन का मतलब, क्या होता है कमीशन का मतलब, जब उसको सर्विस के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक है ना, ये जो है इसके पहले ये पहले बनी, ठीक है, INS वज्र पहले बनी, फिर ठीक है, फिर फरवरी 2022 में ये गवर्नमेंट ऑफ नहीं सॉरी जो फरवरी 2022 है उसमें ये इंडियन नेवी के पास लाई गई, गवर्नमेंट के पास नहीं इंडियन नेवी के पास लाई गई, जिसने भी ये बनाई थी वो लेके आया, है ना। और उसके बाद गवर्नमेंट जो आपका इंडियन नेवी है उसने इसके सारे टेस्ट किए, पिछले 1 साल से टेस्ट चल रहे हैं इसके। ठीक है, ये इस सिचुएशन में रह सकती है कि नहीं रह सकती, कितना नीचे से जा सकती है, कितनी स्पीड है, ऐसे करके जो है सारे को जो भी ये टेस्ट करते होंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स देखते होंगे इसके, वो इंडियन नेवी ने किया, है ना। अब जब पूरे टेस्ट जब उसके पूरे हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गई है, उसके बाद इसको सर्विस के लिए चुना जाएगा, है ना। अपने जो सर्विस के लिए इसको ऐसे चुना जाएगा, जैसे मान लीजिए आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए या किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होता है, उसके बाद आप अंदर जाते हो ना, है ना, उसके बाद आपको जो फोर्स होती है उसमें वो अंदर लिया जाता है ना, उसी तरह ये है, इसके जो है सारी ट्रेनिंग हो गई, है ना, ट्रेनिंग हो गई, इसके सारे टेस्ट हो गए,
ठीक है, जो भी करना था इंडियन नेवी को, अब इसको इंडियन नेवी के अंदर इसको एज अ जॉब, इसको जॉब पे रख रहे हैं ये लोग, ठीक है, उसको कमीशन कहते हैं, जब जॉब पे रख लेते हैं, ठीक है, ये कमीशन हो गए हैं, है ना। अब ये तो कमीशन का मतलब हो गया। अब आईएनएस वज्र जो है, आईएनएस वज्र के बारे में बात करते हैं। आईएनएस वज्र जो है वो हमारी कावेरी क्लास सबमरीन है, ठीक है। ये जो आईएनएस वज्र है ना, ये मेड इन इंडिया सबमरीन है, इसको इंडिया में बनाया गया है। इंडिया की एक कंपनी है मुंबई बेस्ड, उस कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। और उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है मैग्जाओ मैग्जाओ डॉक, है ना। उस कंपनी का नाम है मैग्जाओ डॉक। इस कंपनी ने इसको बनाया है, मैग्जाओ डॉक शिप बिल्डर, ठीक है। क्या नाम है? मैग्जाओ डॉक शिप बिल्डर है इस कंपनी का नाम, जो आपकी मुंबई बेस्ड है ना, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। मैग्जाओ डॉक शिप बिल्डर, इस कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये जो है एक इंडियन बेस्ड है, मतलब इंडियन बिल्ड सबमरीन है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिजिनियस बिल्ड, है ना, इंडिजिनियस है। इंडिजिनियस का मतलब जो हमारे देश में बनती है, जो हमारे देश के अंदर बनती है, ठीक है। तो एक इंडिजिनियस सबमरीन है, ठीक है। तो ये जो आपकी आईएनएस वज्र, और ये जो है कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, मतलब स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन है। क्यों ऐसा? क्यों? ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पहली बात तो ये सबमरीन दो प्रकार की होती है, एक आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, दूसरी आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए फर्क होता है, बहुत फर्क होता है दोनों में। देखिए जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, पहले इसके बारे में, दोनों के बारे में अंतर बता देता हूँ। यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये आपकी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन है। अब दोनों में फर्क क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन साइज में छोटी होती है, न्यूक्लियर सबमरीन साइज में बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज, इसकी स्पीड कम होती है। जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, न्यूक्लियर सबमरीन की स्पीड ज्यादा होती है, बहुत तेज चल सकती है। फिर जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये जो है बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि सबमरीन का काम क्या है? पानी के अंदर अंदर चलना है, इनका काम तो पानी के अंदर जाके फिर अंदर चलना। हम इनको जाना है, ये तो पानी के अंदर अंदर चलते हैं ना। तो जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। इसको कुछ दिन बाद, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन बाद, इसको जैसे 2-3 दिन पानी के अंदर रही, फिर इसको ऊपर आना पड़ेगा पानी से, है ना, फिर दोबारा नीचे चली जाएगी भले ही, ठीक है। लेकिन जो आपकी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन होती है, ये बहुत बहुत समय तक पानी के अंदर रह सकती है, 2-3 महीने तक पानी के अंदर, 4-4 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जब ये बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं, अंदर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसका मतलब डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि डीजल से चलती है ना। अब डीजल जो है उसको पूरा कैरी करके तो चलेंगे नहीं, इसके ऊपर रख के तो चलेंगे नहीं, कि सबमरीन के अंदर रख लो डीजल, उसे वजन नहीं तो बढ़ेगा उसका, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। एक तो अंदर नहीं चल सकती, दूसरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और न्यूक्लियर सबमरीन, जो आपकी न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन होती है, वो डिस्टेंस जो है बहुत लंबे से लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है बड़े आराम से, ठीक है। फिर ये जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, आवाज बहुत करती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये आवाज बहुत कम करती है। अब आवाज का क्या फैक्टर है कि मान लीजिए आप, हमको दुश्मन के इलाके में जाना है, ठीक है। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम लेके गए, तो हम नीचे नीचे चला रहे हैं, तो हमको थोड़े थोड़े दिनों पर ऊपर भी लानी पड़ेगी। और चलिए मान लीजिए हमको 2 ही दिन के लिए जाना पड़ा, तो हम बस एक बार जाएंगे, फिर ऊपर निकाल के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमको खाली चेक के लिए जाना है, हमको मान लीजिए बहुत लंबा नहीं जाना। तो क्या होगा कि हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ले गए, तो जब ये बाहर निकलेगी या चल रही होगी ना, तो ये इतनी आवाज करेगी तो उसको कोई भी दुश्मन किसी भी उपकरण के थ्रू, जो ये उपकरण होते हैं, जो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, जो आवाज को कैच करती हैं, जो वेव्स को कैच करती है, उसके द्वारा पहचान लेंगे कि यहाँ पे कोई सबमरीन है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है, आवाज बहुत कम करती है, तो इससे जो है बहुत ज्यादा कम रेज, वेव जो है वो निकलेंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इन दोनों सबमरीन में ये कुछ फर्क है, फायदे नुकसान है इन सबमरीन के कुछ, ठीक है। फिर अगर इसके फायदे बताऊं, ये तो मैंने आपको न्यूक्लियर सबमरीन के फायदे बता दिए, और ये जो है आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के फायदे बताऊं, बहुत सस्ती पड़ती है ना। इसके मुकाबले आधे से भी कम रेट की पड़ती है, न्यूक्लियर सबमरीन के मुकाबले आधे से भी कम रेट की पड़ती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। फिर बनाना भी आसान होता है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है, इसका कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के फायदे हैं, ठीक है ना। ज्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, जो आपकी ज्यादा सबमरीन होती है उनके पास 90% तक सबमरीन उनकी जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना, और कुछ उनमें से फिर जो कुछ बची 10% वो न्यूक्लियर सबमरीन रखते हैं ऐसी स्थितियों के लिए, कि जब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कारगर साबित ना हो, तो न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो? इंडिया के पास खाली अभी तक एक ही ऐसी सबमरीन है, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन, और ऐसी हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बहुत सारी है, ठीक है। और न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन हमारे पास खाली एक ही है। तो समझ सकते हो आप, हो गया आपके
न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसको कंट्री कम ही रखती है, क्योंकि एक बहुत महंगी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना, इस वजह से इसको बहुत कम रखती है। इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन इस वजह से इसको रखना जरूरी हो गया है आजकल, है ना। जब एक कंट्री के पास होगी, और आप जैसे चाइना के पास है, हमारी उससे लड़ाई हो सकती है, कभी भी ऐसी स्थिति में हम उसके साथ रहते हैं, झड़प चलती रहती है ना। तो अभी तो ऊपर चल रही है लद्दाख पे, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश इस वाले एरिया पे चल रही है आपकी। अगर किसी टाइम पानी में चलने लगी आपकी, है ना, इंडियन ओशन वाले रीजन में चलने लगी, तो इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है इन सबमरीन की। तो न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास इसलिए एक है, चाइना के पास तो कई सारी है ना, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की सबमरीन होती हैं। तो ये जो आपकी आईएनएस वज्र है ना, ये आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है। इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं फ्रांस के साथ, है ना। देखिए ये मैं पहले फ्रांस वाली बात बाद में बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, अभी वहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो ये जो आईएनएस वज्र है ना, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये आईएनएस वज्र के नाम से इंडिया के पास एक सबमरीन पहले भी हुआ करती थी, ठीक है। कब हुआ करती थी? पहले हुआ करती थी 1973 में। 1973 में इंडिया के पास एक सबमरीन हुआ करती थी आईएनएस वज्र के नाम से, ठीक है। इसको 2001 में जो है हटा दिया गया, है ना। ये 1973 में कमीशन हुई थी। कमीशन मतलब उसको जॉब कब मिली थी? 1973 में। और 2001 में इसकी जॉब चली गई, इसको डीकमीशन कर दिया गया, मतलब कमीशन से बाहर निकाल दिया गया, है ना। इसकी जॉब चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है, फीचर्स बहुत पुराने हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें पुरानी हो गई है, तो अब जो है वो किसी काम की नहीं रही है ना। बहुत सारी चीजें फेलियर कर रही होंगी इसके अंदर, इसलिए काम की नहीं है, तो अब इसको बाहर निकाल दिया गया। अब इसको बाहर निकालने के बाद क्या किया गया है? जो दूसरी सबमरीन जो है, ये आईएनएस वज्र जो अब लॉन्च हुई है, इसी नाम से दूसरी सबमरीन बना दी गई है, ठीक है। इसने बनाई है, ये जो आपका डॉक शिप बिल्डर है, ठीक है, मेजॉक डॉक शिप बिल्डर है मुंबई वाला, इसने इसको बनाया आईएनएस वज्र को, ठीक है। तो ये मेरे को आईएनएस वज्र के बारे में बताना था। एक बात कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, दूसरी ये कावेरी क्लास से बिलोंग करती है, तीसरी मैंने क्या बताया आपको कि इस नाम से हमारे पास पहली भी एक सबमरीन थी 1973 में जो बनी, कमीशन हुई थी, और 2001 में जो है डीकमीशन हो गई थी। फिर 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो बोला, ये किया था अनाउंस कि हम आईएनएस वज्र नाम से एक सबमरीन और बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर अब ये 2023 में इसको कमीशन कर दिया गया है ना। 2022 में बनके तैयार हो गई थी, इंडियन नेवी के पास आ गई थी, इन्होंने 1 साल तक पूरे टेस्ट वगैरह, इसकी ट्रेनिंग वगैरह की है, और अब 2023 में इसको कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कावेरी क्लास सबमरीन क्या होती है। देखिए हमारी जो भी सबमरीन हुए, या कोई शिप हुआ, डिस्ट्रॉयर शिप हुआ, या कोई और भी शिप हुआ, हम इनको अलग अलग क्लासेस में बांट देते हैं, ठीक है। क्लासेस में कैसे बांटते हैं कि देखिए मान लीजिए एक किसी शिप के पास, मतलब फीचर तो एक जैसे ही होते हैं सबके पास, एक ही तरीके से होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क होता है जो उनके फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक फीचर की एक ही चीज बनेगी, मान लीजिए एक ही सबमरीन बनेगी, या एक ही डिस्ट्रॉयर शिप बनेगा, एक ही फ्रिगेट बनेगी, है ना। एक फीचर की 2-3 बनती है, ताकि कैसी भी सिचुएशन हो, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, उनके फीचर के हिसाब से उनको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इसलिए अलग अलग फीचर की 2-3 सबमरीन बनाते हैं, क्योंकि 2-3 की भी जरूरत पड़ सकती है, सबमरीन हो चाहे फिर कोई डिस्ट्रॉयर हो, क्योंकि यहाँ सबमरीन की बात हो रही है, इस वजह से मैंने सबमरीन बोला है, ठीक है। तो क्या है होता है कि जो एक जैसे फीचर की होती है ना, सबमरीन या डिस्ट्रॉयर शिप या फ्रिगेट वगैरह, उनको एक क्लास में बांट देते हैं, उस क्लास का नाम होता है। तो ये जो सबमरीन है, इस क्लास को क्या बोला गया है? कावेरी क्लास। कावेरी क्लास है ना। अब ये क्लास के नाम कैसे आते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास हमने बनाई, एक सबमरीन की एक क्लास है जिसमें एक जैसे फीचर्स हैं, वो जो है 5 सबमरीन उसकी हमने बनाई, एक क्लास के अंदर हमने 5 सबमरीन बनाई। तो जो पहली सबमरीन का नाम होता है ना, उसी के नाम पे कावेरी, उसी के नाम पे क्लास का नाम रख देते हैं। तो जो पहली सबमरीन होगी ना कावेरी क्लास की, उसका नाम होगा आईएनएस कावेरी, ठीक है। आईएनएस कावेरी इसका नाम होगा, इसीलिए जो क्लास का नाम है जो है कावेरी क्लास बन गया, है ना। ये जो सबमरीन है, ये जो आपकी कावेरी क्लास के अंदर सबमरीन बन रही है, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास क्या है? ये फ्रांस है ना, फ्रांस जो एक देश है यूरोप में पड़ता है, उसकी नेवी एक सबमरीन क्लास को यूज करती है, जिसका नाम है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो ये जो सबमरीन है उसी के ऊपर पूरी बेस्ड है, उसी के जैसी बिल्कुल है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि कावेरी क्लास की जो सबमरीन है वो आपकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उन्हीं के बिल्कुल जैसी है, उन्हीं को देख के बनाया गया। ऐसा क्यों? देखिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने और फ्रांस ने जो एक प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75, है ना। अब इस प्रोजेक्ट 75 के थ्रू क्या है, इंडिया ने क्या साइन किया है इसमें, कि जो फ्रांस है वो हमको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना के देगा। कुछ सबमरीन, जितनी कभी ये डील हुई है, 5-7 सबमरीन की डील है ये हमको फ्रांस जो है बना के देगा, डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन, ठीक है। तो इसी वाले जो प्रोजेक्ट के थ्रू जो है सबमरीन आ रही है, ठीक है। ये जो कावेरी क्लास की और सबमरीन थी, इसी वाले प्रोजेक्ट के थ्रू आई है। अब जो ये जो सबमरीन बनी है, ये जॉइंट वेंचर में बनी है। ये आपकी मुंबई बेस्ड जो कंपनी है, इंडिया की और फ्रांस की कंपनी ने दोनों मिलकर बनाई है, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमको जो है फ्रांस सबमरीन प्रोवाइड करेगा, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 5 से 7, और दूसरा
और दूसरा क्या है इसके अंदर कि हमको जो है बताएगा कैसे सबमरीन बनती है, हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसको ओपन कराएगा हमारी किसी कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, एक जॉइंट वेंचर में। ये जो इस प्रोजेक्ट का काम है, इस प्रोजेक्ट में ये सब है, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये सबमरीन बन रही है ना, इसी वजह से। और वो जो प्रोजेक्ट की इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट 75 में जो भी सबमरीन बन रही है वो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है फ्रांस की, उनके जैसी बन रही है, ठीक है। इसलिए इसको स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जैसी ही बोलते हैं, ठीक है ना। फिर एक और प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है इंडिया और फ्रांस के बीच में, मतलब इंडिया ने अभी वो नहीं किया कि कंफर्म नहीं किया कि किसके साथ ये प्रोजेक्ट साइन होगा, लेकिन फ्रांस उसमें सबसे टॉप पे चल रहा है। उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट, ये तो 75 है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वाला। जो प्रोजेक्ट 75I है इसमें न्यूक्लियर सबमरीन जो है इंडिया बनाना चाह रहा है ना कंट्रीज से, उसके लिए बात चल रही है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके ऊपर बातें चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं। सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो फ्रांस इसको कंटेंटर है, जिसको मिलेगी शायद ये सबमरीन बना के, ये जो प्रोजेक्ट है इसको मिलेगा, ठीक है, जिसको इंडिया साइन करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये जो है आपकी ये आपकी नेशनल न्यूज होगी ऊपर की, नीचे की जो है आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। तो जो पहली 3 न्यूज है इनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो जो पहली न्यूज है क्या कह रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंबाइन CGSS विद आयुष्मान भारत। तो CGSS है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों को मिलाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों मिलाना चाहती है? ताकि जो ये इसके बेनिफिशियरीज है आपके ये जो है CGSH के ये जो है और ज्यादा हॉस्पिटल्स में, जैसे आयुष्मान भारत का जो ज्यादा हॉस्पिटल के साथ लिंक है उनमें जा सके, ठीक है, उनकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो उन्होंने आपको सारा कुछ प्रोसेस समझा दिया कि किसके अंडर ये स्कीम आती है, क्या क्या इनका काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्स सुप्रीम कोर्ट जज AK सीकरी अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। तो जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाला है, उसके लिए AK सीकरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अपॉइंट किया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। इनका काम क्या होगा? ये जो भी फंड होंगे उनसे उनके साथ क्या क्या इस्तेमाल, उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड प्रोवाइड करेगी उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसको देखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 5th कावेरी क्लास सबमरीन INS वज्र टू बी कमीशन इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में ये INS वज्र जो है, ये जो आपकी एक कावेरी क्लास सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है, मतलब इसको जॉब मिल गई है, वहां पे ज्वाइन हो गई है जो आपकी इंडियन नेवी है, ठीक है, इंडियन नेवी के अंदर। फिर मैंने आपको बता दिया कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या होती है और आपकी न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है। मैंने आपको बताया INS वज्र जो सबमरीन है, ये जो है मेजगांव डॉक सर्विस बिल्डर जो है, ओ शिप बिल्डर, मेजगांव डॉक शिप बिल्डर जो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है उसने बनाया है, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रोजेक्ट 75I के बारे में बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि प्रोजेक्ट जो INS वज्र है, INS वज्र जो है इस नाम की पहले 1973 में हमारे पास एक सबमरीन हुआ करती थी, जो 2001 में हमने हटा दी थी, डीकमीशन कर दी थी, जॉब से निकाल दी थी, उसी के नाम पे सबमरीन को बनाया गया है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि कावेरी क्लास के अंदर क्यों आती है, क्लासेस क्या होती है सबमरीन की, कैसे कैसे बांटी जाती है, कैसे उनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको स्कॉर्पियन सबमरीन भी बताया, क्लास सबमरीन भी बताया था क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। यूके गवर्नमेंट रिजेक्ट BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन PM मोदी, ठीक है। तो कल सुबह की उसमें मैंने जो कल सुबह की करंट अफेयर वाली वीडियो हुई थी, कल मॉर्निंग की 8 बजे वाली, उसमें क्या था, मैंने एक न्यूज बताई थी आपको कि जो BBC है ना, ये ब्रॉडकास्टर कंपनी है, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कंपनी, जो ब्रिटिश है आपके, जो यूके के लोग हैं ना, इंग्लैंड वाले है ना, उनकी जो उनके गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एक कंपनी है, एक न्यूज कंपनी है, ठीक है, ब्रॉडकास्टर कंपनी है, न्यूज कंपनी है। तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या था कि 2002 के जो दंगे हुए थे, 2002 के जो दंगे हुए थे आपके गुजरात में, उनके ऊपर ये बनाई थी, ठीक है। उनमें इन्होंने बताया कि जी ऐसे दंगे हुए थे, इस दंगे मतलब कुल मिलाकर उन्होंने ये बताया एंड में कि जो दंगे हुए थे, हम लोगों ने उसके ऊपर, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, यूके का जो फॉरेन ऑफिस है, उसने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनकी वजह से दंगे हुए थे, इन्होंने ये दंगे ज्यादा भड़काए थे हिंदू मुसलमान करके, ठीक है। ये वाली डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बात बताई, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसका जो फॉरेन ऑफिस है, उसने अच्छे से इसको कंडेम किया, बोला है कि आप ऐसे क्या कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर आप उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हो। पहली बात तो आप होते कौन हो, हमारे यहाँ कोई भी चीज हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले, ठीक है। आप अब हमारे थोड़ी हो लीडर, जब उस टाइम पे कभी लीडर हुआ करते थे, हम आपके गुलाम थे, जवाब जो करते थे, ठीक है। अब थोड़ी आप हमारे वो हो कि जी हम आपके गुलाम थोड़ी हैं इस टाइम पे कि जी आप जो चाहोगे वो करोगे। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये जो BBC है ना, ये टाइम पे ऐसा करता रहता है, ठीक है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री निकालता रहता है। क्यों निकालता रहता है? क्योंकि इसको क्या है, पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है। जब किसी न्यूज चैनल को, न्यूज़पेपर को चलना है तो उसके लिए पब्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी पब्लिसिटी इसने एक फॉर्मूला क्या निकाल लिया है
कि इंडिया की कैसे भी कुछ भी करके इंडिया को नीचा दिखाना शुरू कर दो, उसके बाद क्या होगा, पब्लिसिटी उसको आपको अपने आप मिल जाएगी। इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जीडीपी 5वें नंबर पे सबसे बड़ी आ रही है। इस चीज का भी दिक्कत है ब्रिटिश जो है आपके यूके को, इस चीज का भी दिक्कत है क्योंकि यूके को पीछे करके इतनी ऊपर आई है इंडिया, तो 5वें नंबर पे आई है। तो ये सोचते हैं कि जिस कंपनी को, जिस कंट्री के ऊपर हमने राज किया वो हमसे आगे निकल गई। फिर इंडियन आर्मी जो है इतनी ऊपर आती है, 4थे नंबर पे आई है। अभी अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो आपकी फायर पावर इंडेक्स होती है उसके अंदर इंडिया जो है चौथे नंबर पे आता है, और यूके जो है 5वें 6 नंबर पे आता है, उसमें भी नीचे आता है। ठीक है, ये सब परेशानी है। ठीक है, और दूसरा बीबीसी जो है कोरोना वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस और फिर यूक्रेन जो वॉर हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है, यूक्रेन रशिया जो वॉर हुई है, जो आपका यूके है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने आपको बताया कि ये अब गैस नहीं ले रहे जो रशिया से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके यहाँ जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। बहुत इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा इसको कहते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, फिर गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। मैंने आपको बताया था पिछले 2 से 2.5 महीने में 3 के प्रधानमंत्री चेंज हो गए। सबसे पहले थे बोरिस जॉनसन, जो चले आ रहे थे थोड़े लंबे टाइम से, है ना, बोरिस जॉनसन। उसके बाद लिज ट्रस बनी, जो कुछ 40-45 दिन के लिए भी नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद कौन बने, ऋषि सुनाक, जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये तीन प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में बन गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने बीबीसी की जो फंडिंग देते थे ना, जो गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है बीबीसी की फंडिंग देती थी, बीबीसी को पैसे देती थी ना चलाने के लिए बीबीसी को, वो इन्होंने कट कर दिया। जब फंडिंग कट कर दी है तो बीबीसी को अपने बहुत सारे जो इंटरनेशनल इनके ऑफिस है ना, जो अलग अलग कंट्री में इन्होंने खुले हुए हैं, वो ऑफिस बहुत सारे बंद करे, इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय निकाले, है ना, एम्प्लॉयज निकाल दिए बहुत सारे, है ना, जॉब से। तो अब क्या है कि इनको परेशानी बहुत हो रही है, तो अब इनको पब्लिसिटी की जरूरत है ताकि लोग इनके पास आए जाए, ताकि अपने आप पैसे कमा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूके तो दे नहीं रही है, तो अपने आप पैसे कमाने के लिए अब इनको कोई कंट्रोवर्सी चाहिए। उसके लिए इन्होंने ये वो निकाल दिया डॉक्यूमेंट्री, ताकि जो है इंडिया में ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है बैन हो। फिर जब कोई चीज बैन हो जाती है ना, जब कोई चीज बैन हो जाती है, ऐसा होता है ना कि जिस चीज के लिए आपको करने के लिए मना किया जाए, उस चीज को करने के लिए आप पागल हो जाते हो बिल्कुल कि ये तो करनी है। उसी तरह जब ये डॉक्यूमेंट्री बैन हो जाएगी तो उसके बाद विदेश के भी बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए पीछे पड़ जाएंगे कि इसको देखा जाए, और जो इंडिया के लोग हैं वो भी इसको देखेंगे फिर, है ना, उसको देखने के लिए पागल हो जाएंगे कि हमको देखनी है। इससे क्या होगा, अगर ये देखनी होगी इनको डॉक्यूमेंट्री, तो उसको फिर इनको बीबीसी जो है उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बीबीसी उससे पैसे कमाएगा। ठीक है, ऐसा ही पहले भी एक बार हुआ था इनके साथ। ठीक है, कब हुआ था, ये निर्भया केस हुआ था ना, निर्भया रेप केस जो हुआ था आपका दिल्ली में, उसके ऊपर इन्होंने डेमोक्रेसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ठीक है, तो वो इंडिया में बैन कर दी गई क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उसको बैन कर दिया ना, तो जब पहले तो उसको कोई जानता भी नहीं था कैसी कोई वो आपकी डॉक्यूमेंट्री बनी है, पर जब उसको बैन कर दिया इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट्री इतनी फेमस हो गई कि उसको बहुत सारे अवार्ड दिए गए अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इन्होंने पब्लिसिटी गेन की थी, उस तरह की पब्लिसिटी अब गेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से टाइम टाइम पे ऐसी उल्टी सीधी जो है तो हम अपनी डॉक्यूमेंट्री निकालते रहते हैं, जैसे निर्भया वाली निकाली थी, निर्भया केस वाली, रेप केस वाली। फिर उसके बाद एक इन्होंने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर निकाली थी कि उसमें पोचिंग कैसे होती है। पोचिंग का मतलब जो जंगली जानवर होते हैं, जो जानवर उसमें रहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे उनके जो पार्ट्स हैं उनको निकाल के बेच दिया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है ना, उसको कहते हैं पोचिंग। वो कैसे कैसी होती है वो सब उन्होंने करने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से उसको दिखाया इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा गंदी तरीके से इंडिया को पोर्ट्रे किया। फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो कोरोना वायरस इंडिया में बहुत ज्यादा पहली वेव और दूसरी वेव के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, बहुत सारे लोग मर जा रहे थे कोरोना वायरस की वजह से, उनकी डेथ हो रही थी। उस टाइम पे इन्होंने ऐसी उल्टी सीधी 4-5 बहुत सारी जो है न्यूज चलाते थे, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई इसके ऊपर कि इंडिया जो है अच्छे से कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, है ना। फिर वो वाली इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री ये बना दी है। तो ये समय समय पे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, जब इनको लगता है ना कि हमारी पब्लिसिटी गिर रही है, उस टाइम पे इंडिया के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्योंकि जब से इनकी निर्भया वाली डॉक्यूमेंट्री फेमस हुई है ना, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, तब से इन्होंने ये तरीका पकड़ लिया है, जब नीचे गिरो तो इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ बना दो। ठीक है, वो लोग इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी बन जाती है गवर्नमेंट के एक्शन लेना। क्यों मजबूरी बन जाती है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे कुछ, तो फिर क्या होगा, लोगों के पास जो ये गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं फिर लोगों के पास जाएगी। ठीक है, हम जो है उसके ऊपर बैन लगा के, मान लीजिए हम बाहर के लोगों देशों में तो रोक नहीं सकते उसको, पर कम से कम बैन लगा के अपने देश में गलत इंफॉर्मेशन फैलने से तो रोक सकते हैं। गलत इंफॉर्मेशन से बहुत सारी उल्टी चीजें हो सकती हैं, दंगे वगैरह फैल सकते हैं गलत इंफॉर्मेशन से, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गलत इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसलिए गलत इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन देते हैं भाई, इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी दे रही है गलत इंफॉर्मेशन। क्यों, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, वो भी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिजनेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये जो है इसने ये बनाई थी, है ना, ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है। पर अब क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट्री को यूके की जो गवर्नमेंट है इसने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, जैसे यूके, मैंने ऋषि सुनाक के बारे में बताया, आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऋषि सुनाक के बारे में। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं,
कैसे कि इनके जो दादाजी थे वो भारत के रहने वाले थे, पंजाब के, ठीक है, वहां के रहने वाले थे, ठीक है। फिर ये अब आपके यूके में शिफ्ट हो गए और उसके बाद इनका परिवार वहीं चल रहा है। तो जो ऋषि सुनक जी है तो यूके के सिटीजन, मतलब नागरिक तो यूके के हैं, ठीक है, ऋषि सुनक जी। लेकिन जो इनके पूर्वज हैं वो भारत से थे, इसलिए इनको भारतीय मूल का बोलते हैं। इसी तरह जैसे भारत के मूल के कई सारे लोग वहां रहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मूल के बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान और भारत की कहीं भी चले जाएं वो लोग, आपस में परेशानी रहती है, आपस में लड़ाई होती है, कहीं भी चले जाएं वो लोग। तो अब इसमें क्या है कि जो इनकी पार्लियामेंट है, जैसे यहाँ पर ऋषि सुनक जी हैं और साथ ही बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो जो इंडिया मूल के हैं, उसी तरह पाकिस्तान मूल के बहुत सारे इनके एमपी हैं, है ना। बहुत सारे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इनकी पार्लियामेंट है उससे बहुत सारे जो मंत्री है वो आपके दूसरी मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी है। तो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं जिनका नाम है इमरान हुसैन। क्या नाम है इनका? जो पाकिस्तान के एमपी हैं इमरान हुसैन, ये जो है बहुत बार जो है इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। जब सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब आर्टिकल 370 हटा था, फिर उसके बाद कोरोना वायरस के समय पे, और अब जैसे डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, ये जो है बार बार इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि देखिए जो बीबीसी है उसने ये डॉक्यूमेंट्री निकाली है, उसने बोला है हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसने इसकी रिसर्च की थी और ये सब इन्होंने बताया, इन्होंने बोला। और जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको बीबीसी को सुना रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, डॉक्यूमेंट को हटाने की कोशिश कर रही है डॉक्यूमेंट्री को। तो हमको बीबीसी का सपोर्ट करना चाहिए, वो गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको इसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए, ये इन्होंने बोला। जो आपकी ये वो है आपकी जो आपकी यूके गवर्नमेंट है उससे बोला। लेकिन जो यूके गवर्नमेंट है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया कि देखिए जब 2002 में दंगे हुए थे ना, तो जब उस टाइम पे ये खबर उड़ी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम पे गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। उस टाइम पे गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे। तो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर से गुजरात में दंगे हो रहे हैं, गुजरात के सीएम थे, गुजरात में दंगे हो रहे हैं, तो क्या था कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगे थे कि जो दंगे हैं वो इन्होंने करवाए, इन्होंने भड़काए दंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पुलिस जो है जो इन दंगों को रोक सकती थी, क्योंकि इस प्राइम वो तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने जो है पुलिस को रोक लिया कि पुलिस जो है लोगों को रोके ना, तो लोग जो है आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ने लगे थे, ठीक है। वो पूरी बहुत लंबा केस हुआ था कि एक ट्रेन थी उसमें बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे थे, हिंदू श्रद्धालु, उनको जला दिया गया था मुसलमानों द्वारा, ऐसे ऐसे करके पूरी बहुत लंबी इनकी वो है। फिर हिंदुओं ने कुछ एक्शन लिया, फिर मुसलमानों ने कुछ एक्शन लिया, फिर धीरे धीरे करके वो दंगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसी आपस में लड़ाई हो गई, वो दंगे बढ़ गए, ऐसे ऐसे ये पूरे दंगे कभी बताऊंगा मैं आपको, उनके बारे में भी कभी बताएंगे, ठीक है। तो जब ये ऐसा खबर आई कि प्रधानमंत्री इस टाइम पे प्रधानमंत्री, लेकिन मैं अभी इनको मुख्यमंत्री बोलता हूं क्योंकि इस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो मोदी हैं, इनको 2002 में, क्योंकि 2002 में इलेक्शन वो हुए थे दंगे, इनको बैन कर दिया गया बहुत सारे देशों में, इनका ट्रैवल बैन, कि हमारे देश में आ नहीं सकते हमारे देश में। क्यों? क्योंकि लोगों जो कंट्रीज हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे थे कि इन्होंने लोगों को मरवाया, इन्होंने दंगे भड़काए, इन्होंने पुलिस को रोका, ऐसे करके। तो उसी में से एक देश आपका यूके भी था, यूएस, यूके, है ना, ऐसी और वेस्टर्न कंट्रीज ने इनके ऊपर लगाए थे, ठीक है। इन कंट्रीज का भी अलग ही सिस्टम है। आप समझो कि ये लोग जो है दूसरी कंट्री में जाके मारते रहेंगे लोगों को, कुछ ना कुछ सबको मारते रहेंगे, है ना। और जो है फिर खड़े हो जाते हैं सबसे ऊपर कि हम जो है मानवाधिकार के सबसे बड़े वो है ना, हम ही जो है सबसे ज्यादा मानवाधिकार को फॉलो करते हैं। और बाकी ये जाके सीरिया में भी लोगों को मारेंगे, ये जाके ईरान में भी लोगों को मारेंगे, आपके इराक में भी लोगों को मारेंगे, जाके अफगानिस्तान में लोगों को जाके मारेंगे, ठीक है। और फिर खड़े हो जाएंगे कि जी हम जो है ह्यूमन राइट, हम जो है मानव अधिकार के सबसे बड़े वो हैं, सपोर्टर हैं, हम जो है मानव अधिकार को वो करते हैं। इनका भी अलग ही सिस्टम है ना। और किसी और के ऊपर इल्जाम भी लगाया, अभी साबित भी नहीं हुआ इल्जाम, और उसको पहले से बैन कर दिया गया, है ना। अभी तो इल्जाम ही लगाया, अभी तो साबित भी नहीं हुआ इल्जाम, उसके पहले इसको बैन कर दिया गया। चलो तो एक अलग टॉपिक है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो है ना उस टाइम पे सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे आपके ये मोदी जी, इनके ऊपर बैन लगा दिया था, ट्रैवल बैन, है ना, 2002 में। पर 2010 में इनके ऊपर से ट्रैवल बैन, 2012 में इनके ऊपर से ट्रैवल बैन हटा दिया गया। 2012 में यूके ने इनके ऊपर से, यूएस ने नहीं हटाया था, यूएस ने तो जब ये प्रधानमंत्री बन गए 2014 में उसके बाद हटाया है। लेकिन जो यूके है उसने 2012 में इसका इनके ऊपर ट्रैवल बैन हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जो ये केस चला, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे थे, तो इसके ऊपर फिर केस चला। इनके ऊपर जब केस चला तो 2012 तक, 2002 से 2012 तक जो है बहुत सारी क्लियरिटीज हो गई थी, है ना। जो हमारे कोर्ट थे उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी थी, और इनको धीरे धीरे करके जो क्लीन चिट है वो देनी शुरू कर दी थी। मतलब क्लीन चिट का मतलब इनको जो है बताया था कि इनका जो है कोई हाथ नहीं है इन दंगों में, ठीक है। ये धीरे धीरे करके कोर्ट्स ने बताना शुरू कर दिया था। फैसला तो इसका अभी अभी आया है, थोड़े दिन पहले, है ना। फैसला तो इसका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो अभी आया है, थोड़े दिन पहले, लास्ट ईयर 2022 में आया है, ठीक है। अब महीना तो यार एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है कब आया था, लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 2002 के जो दंगे हुए थे, गुजरात दंगे, उसके ऊपर जो फैसला है वो अभी अभी आया है।
अभी लास्ट ईयर ही आया 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ना, लेकिन उससे पहले जो बहुत सारी भारत की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके फैसला वो जो कोई भी वो होता है आपका केस होता है धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। तो ये जो कोर्ट्स थी नीचे वाली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्होंने जो उस टाइम पे वो थे आपके चीफ मिनिस्टर, इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको जो है क्लीन चिट दे दी थी। तो इस वजह से फिर यूके ने 2012 में इनका जो बैन है वो हटा दिया था कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है शायद वो सही नहीं है ना, ये समझ के जो उनकी गवर्नमेंट है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है शायद वो काम की नहीं है, खराब है, उसको हटा के और जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वो है आपके ये जो कोर्ट है इनके ऊपर विश्वास किया, जो इंडियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये जो है इस बात के लिए जो उसके बाद से क्या है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है यूके में वो जो है सपोर्ट करती है जो भी फैसला इंडियन कोर्ट्स ने दिया है उस टाइम से 2012 से, ठीक है। तो जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इनका उसमें कोई हाथ नहीं था, इनको क्लीन चिट दे दी प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उसी वजह से जो आपकी यूके की गवर्नमेंट है इन्होंने बोल दिया कि हमको जो उनकी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी उनकी एपेक्स कोर्ट है उसके ऊपर हमें विश्वास है, इसलिए हम उनकी बात मान रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं रहा, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, ये तो जो यूके की गवर्नमेंट है उसने जो है वो कर दिया अपना, उसने जो है अपना वो दे दिया, क्या बोलते हैं, अपना बता दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये तो यूके की गवर्नमेंट ने कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इंडिया जो है इसको इतना बैन कर रहा है, इसको बैन करने की कोशिश कर रहा है, इसको हटा रहा है, इतनी बुराई इतनी जो है सुना रहा है इसको बीबीसी को, क्यों? देखिए ये तो एक मैंने बता दिया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि मैंने आपको बताया अभी कुछ दिन पहले 2022 में कुछ दिन पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इनका कोई इसमें हाथ नहीं है, ठीक है। अब 2024 में होने इलेक्शन, समझ रहे हैं, अब 2024 में होने इलेक्शन है ना, और 2022 में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया इनको कोई नाम नहीं है। फिर 2023 में जो 2002 में दंगे हुए हैं उनके ऊपर आप जो है डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, ठीक है। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इनका कोई हाथ नहीं था तो कोई मतलब नहीं है फिर इनका गिल्टी होने का, इनका जो है कि इन्होंने ये किया है। फिर भी 2023 में अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, तो डॉक्यूमेंट्री बनाने का क्या मतलब है, या तो आप जो भारत की कोर्ट है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, है ना, ये मतलब ही हुआ ना उसका, क्योंकि अगर पहले कभी बनाते जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो समझ में आती है बात, लेकिन आपने कब बनाई, 2023 में बनाई, कब, उसके कुछ दिन बाद ही जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो कि हमको विश्वास नहीं है, ठीक है। और जो लोग आपकी इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे और विश्वास करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री पे, वो भी यही समझेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है अच्छा काम नहीं कर रही है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो फिर ये सोचा जाएगा कि इन्होंने बोला होगा, इन्होंने इनकी सरकार ने दबाव डाला होगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि इनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो इनका हाथ नहीं है ये बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, मैंने आपको क्या बताया, 2012 में यूके ने इनको हटा दिया था ट्रैवल बैन से, है ना। 2012 में तो इनका कोई नामो निशान भी नहीं था कि इनको प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना, वो तो 2013 के इलेक्शन, जब 2014 वाले इलेक्शन थे उससे पहले कुछ दिन पहले इनका नाम 2013 में आना शुरू हुआ था, उससे पहले तो बहुत सारे लोग इनको जानते भी नहीं थे, आप भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मोदी जी कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है, आप लोग बहुत सारे नहीं जानते होंगे, क्योंकि गुजरात के सीएम रहे कई सालों तक, 5-6 बार पांच टर्म के लिए रहे गुजरात के सीएम। लेकिन हम जो इधर वाले लोग हैं, हमारे यूपी वगैरह वाले लोग हैं, दिल्ली वगैरह वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, लोग हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी कौन है। तो उस टाइम पे तो ये इन्फ्लुएंस डालने से रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या किसी हाई कोर्ट के ऊपर, तो इन्फ्लुएंस डाल नहीं सकते थे उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे भी इनको क्लीन चिट मिली, अब 2022 में भी इनको क्लीन चिट मिली है ना। इसका मतलब इनका हाथ था नहीं, ये पता चलता है। हमारा क्या काम है, हमारा काम है जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उनके ऊपर विश्वास करना, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करके हमको फैसला देते हैं, जो भी फैसला देते हैं। आज तक हमारे जो देश है उसको चलाते आए हैं, ये कोई भी गुनाह हो रहा है हमारे साथ तो उसके लिए हम हमारे लिए लड़ते आए हैं ना, तो हम इनको भी ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन बीबीसी जो कर रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्री निकाल के जो इनका फैसला है उसको उसके अपोजिट बोल रहा है, ठीक है। इससे क्या है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनकी बदनामी होती है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनकी इंटीग्रिटी जो है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, जो यूपी की गवर्नमेंट है उससे बात करनी चाहिए कि जो बीबीसी है आप उसको फंड करते हो तो आपको इसको काबू में लाना पड़ेगा, आपको इसको बोलना पड़ेगा ना कि आप ऐसी डेमोक्रेसी जो ऐसी डॉक्यूमेंट्री कैसे बना सकते हो। पहली बात तो हम जो यूके गवर्नमेंट है वो बोलेगी हम खुद ही इसको सपोर्ट नहीं करते, दूसरी बात हम ही आपको पैसे दे रहे हैं और हमारे खिलाफ इसको बना रहे हैं, जो हम ही सपोर्ट नहीं करते तो आप कैसे बना रहे हो। तीसरी बात, अब किसी और कंट्री के इंस्टीट्यूशन पे, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे जो इनका प्राइम इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर जो है इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठवा रहे हो सबसे, ठीक है। ये चीज, एक तो ये चीज हो गई कि हमारी जो इंटीग्रिटी है हमारी सुप्रीम कोर्ट वगैरह की इंस्टीट्यूशंस की, उन पर सवाल उठ रहा है। फिर 2024 में इलेक्शन भी है,
ठीक है। तो इस वजह से भी इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह देखा जा रहा है कि जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जीते ना 2024 में, इस वजह से डेमोक्रेसी लाई गई, ये जो डॉक्यूमेंट्री लाई गई है 2023 में लाई गई है। अब इसके ऊपर जैसे इंडिया जो है इसके ऊपर बोल रहा है, इसके खिलाफ बोल रहा है, फिर यूके का जो पार्लियामेंट है उसमें इसके ऊपर बात होने लगी, फिर धीरे धीरे करके इंडिया इसको हटवाने की कोशिश करेगा, बैन करवाने की कोशिश करेगा ताकि लोगों तक फैले ना ये, है ना, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री की जो इमेज है उसको उसको खराब होगा। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इमेज को थोड़ा सा भी हक नहीं होना चाहिए, मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए, उनकी इमेज को हर्ट होगा, हमारे देश की इमेज हर्ट होगी इससे। ठीक है, तो इस वजह से इसको हटाने की कोशिश की जाएगी, फिर धीरे धीरे करके जब उसको हटाने की कोशिश की जाएगी तो लोग इसको और ज्यादा देखेंगे, ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलेगा। तो 2024 का जब तक इलेक्शन आएगा, जब तक जो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिल्कुल खराब हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इलेक्शन में उस टाइम पे जीत नहीं पाएंगे। तो ये प्रोपोगेंडा की तरह भी देखा जा रहा है ये जो डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए ये जो न्यूज है ना बीबीसी वाली जो है, अब पहले हमारे इंडिया ने पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिसर उसने इसकी जो है उसकी निंदा करी। अब जो है यूके की जो कोर्ट है, उस यूके की जो कोर्ट नहीं, यूके की जो पार्लियामेंट है उसमें इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो अभी जो है एक न्यूज की तरह चल रही है और अभी ये आगे चलती रहेगी। ये जो है अभी देखिएगा आगे किसी ना किसी और मतलब अगली किसी क्लास में, मान लीजिए आज शाम की क्लास में या कल सुबह की क्लास में, ये देखिएगा इसके ऊपर न्यूज दोबारा कुछ ना कुछ आएगी। अब ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, न्यूज इन ट्रांजिशन का मतलब जिस न्यूज के ऊपर अभी काम चल रहा है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, तो धीरे धीरे करके न्यूज अभी आती रहेगी। ऐसा तो होता नहीं है कोई न्यूज एक दिन में एक दिन में आती है और एक दिन में खत्म हो जाती है, जो मैं उसको एक ही वीडियो में बता दूं। ये जो है ऐसी न्यूज के ऊपर धीरे धीरे अपडेट्स होती हैं। जैसे यही वाली न्यूज बीबीसी वाली ले लीजिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि इन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आज मैंने बताया कि यूके के पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कल या परसों में आपको ये बताऊं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर कोई फैसला ले रही है, या फिर यूके की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई फैसला ले लिया। ठीक है, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रही है इसके ऊपर कोई फैसला लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो है न्यूज चलती रहेगी। जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी को, अब तक चल रही है। तो धीरे धीरे करके तो एक दिन में ही तो कुछ ना कुछ चीजें हो रही होंगी। एक दिन तो सब कुछ नहीं हो गया होगा, तो 24 फरवरी को सब कुछ हो गया, फिर अब तक क्यों लड़ाई चलेगी अगर 24 फरवरी को सब कुछ हो जाता? तो जो न्यूज होती है ना वो धीरे धीरे चलती है, तो आपको उनको फॉलो करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन पहले दिन आपने देखी ये न्यूज और रट्टा मार के खत्म कर दिया। उनको आपको न्यूज को पूरी स्टोरी की तरह धीरे धीरे फॉलो करना होता है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक अपडेट होगी, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अपडेट हो जाएंगी, है ना। कम से कम एक अपडेट होगी, या फिर बिल्कुल कोई भी अपडेट नहीं होगी, एक आध दिन में, थोड़े बहुत दिन, एक डेढ़ हफ्ते बाद अपडेट होगी। तो आपको इसी तरह न्यूज को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब कभी भी कोई न्यूज मैं आपको बताऊं या आप खुद भी पढ़े, तो उसको लिंक करके देखिए करिए कि ऐसा जो है पहले तो नहीं हुआ, है ना, हुआ है तो क्या हुआ था, या नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ था। जैसे बीबीसी का मैंने बता दिया, इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्री निकाली, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था इंडिया जो फॉरेन ऑफिसर उसको क्यों उसको निंदा कर रहा है वो बताया, और आज मैंने आपको बताया कि यूके जो ऑफिस है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आज की फिर लास्ट न्यूज पे चलते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही होगी। लास्ट न्यूज क्या है आज की? लास्ट न्यूज है आपकी, एक मिनट रुकिए, लास्ट न्यूज है आपकी, कॉलर नेम डिस्प्ले शुड नॉट बी मैंडेटरी से टेलीकॉम फर्म्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कॉलर नेम है वो जो है डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, है ना, ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए उसको डिस्प्ले होने का। ये जो टेलीकॉम फर्म्स है हमारे अंदर, उन्होंने कहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये टेलीकॉम, सॉरी गाइस खांसी से आ गई थोड़ी सी, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जो कॉलर नेम डिस्प्ले शुड नॉट बी मैंडेटरी से टेलीकॉम फर्म्स, जो हमारे यहाँ जो टेलीकॉम फर्म्स है उन्होंने क्या बोला है कि जो कॉलर नेम है वो जो है स्क्रीन के ऊपर आना, उसको डिस्प्ले होना जो है मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं होना चाहिए कि हो ही, ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला मैंडेटरी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये टेलीकॉम फर्म्स क्या होती हैं? टेलीकॉम फर्म्स होती हैं जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको टेलीकॉम फर्म्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं टेलीकॉम फर्म्स, या फिर जो हमको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऐसी फर्म्स। ठीक है, तो हमको यही तो सर्विस प्रोवाइड करती है ना, हम इनके सिम लेके आते हैं, उसके बाद इनके नेटवर्क पे काम करते हैं, तो यही जो पूरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। कोई परेशानी होती है, जैसे जियो का सिम है मेरे पास या एयरटेल का सिम है, और मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं इन्हीं के यहाँ तो फोन करूंगा, इन्हीं के कस्टमर केयर पर तो फोन करूंगा, तो यही हमको वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यही टेलीकॉम फर्म्स होती हैं जो हमको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्होंने क्या कहा है कि जो स्क्रीन के ऊपर नाम डिस्प्ले होने वाला है, एक फीचर लाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक फीचर लाना चाहती है। मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फीचर लाना चाहती है। क्या फीचर लाना चाहती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कॉल करी आपको, है ना, तो जो कॉल करेगा ना आदमी, वो उसका नाम जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, वो वाला नाम नहीं जो आपने सेव कर रखा होगा, वो तो आएगा ही जैसे आता है। ऊपर जो है उसका जो नाम है, जो जिस नाम से उसने केवाईसी कराई हुई है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर होता है। केवाईसी का मतलब उस टाइम पे जब केवाईसी होती है तो आपको आधार कार्ड देना होता है अपना, जिससे भी वो आधार कार्ड से लिंक होता है, आपका सिम लिंक कराना होता है, वो लिंक हो जाता है उससे, आधार कार्ड से सिम लिंक होते हैं ना।
तो जो आधार कार्ड पे जो नाम लिखा होगा उस नाम में जो आपने नाम प्रोवाइड किया होगा अपना उस टाइम पे केबीसी के केवाईसी के टाइम पे, वो वाला नाम आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, ऐसा नाम नहीं होगा जो आपने सेव कर रखा है, वो वाला नाम जो आपने केवाईसी के टाइम पे प्रोवाइड किया होगा वो वाला नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब भी आपको कोई कॉल करेगा। अब ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों क्यों करना चाह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, एक ऐप है ट्रू कॉलर नाम से, एक ऐप आती है ट्रू कॉलर। वो जो है स्वीडन की ऐप है। स्वीडन एक कंट्री है आपकी यूके में, सॉरी यूके नहीं, सॉरी यूरोप में, वहां पे कंट्री है स्वीडन। वहां की ये एक ऐप है। इसके जो सबसे ज्यादा फॉलोअर, जो सबसे ज्यादा डाउनलोड, जो सबसे ज्यादा यूज है ना, वो इंडिया में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि हमको कौन फोन कर रहा है ना। पहले उसका काम क्या है, ट्रू कॉलर का वो क्या करता है, उसका खुद का एक डाटाबेस है। उस डाटाबेस से वो क्या करता है कि जो जैसे मुझे किसी ने कॉल किया, मैंने किसी को कॉल किया, तो जो मेरा नंबर जिस नाम से उनके डाटाबेस में होगा वो उसके फोन पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, वो डाटाबेस कहां से कलेक्ट करता है, वो डाटाबेस ऐसे कलेक्ट करता है कि किसी के फोन में वो नंबर किस नाम से सेव है। ठीक है ना, उस नाम से वो जो है, मतलब पहले किसके नाम से वो सेव हुआ था, जो सबसे पहले जिसके नाम से सेव हुआ था उसी वही नाम वो ट्रू कॉलर अपने डाटा में डाल देता है और फिर वही सबको दिखाता है उस नाम से। ठीक है, अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो नाम से सेव होते हैं वो तो किसी भी नाम से कोई भी सेव कर सकता है। मान लीजिए मेरा कोई नंबर है और मैं पूरे पूरे उसमें किसी हीरो, किसी एक्टर के नाम से अपना नंबर सेव करवा दूं, है ना, अमिताभ बच्चन के नाम से मान लीजिए मैंने अपना नंबर सेव करवा दिया सबके पास, है ना, तो मेरा ट्रू कॉलर पे अमिताभ बच्चन नाम हो जाएगा। तो नाम मेरा ट्रू कॉलर पे अमिताभ बच्चन आने से अमिताभ बच्चन थोड़ी बन जाऊंगा मैं। ठीक है, पर इससे क्या होगा, लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, लोग कोई मत लीजिए, मान लीजिए वैसे तो कोई नहीं सोचेगा, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसा कोई मिल गया जिसने सोच लिया कि सही में अमिताभ बच्चन का फोन है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलती है, ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अपनी एक स्कीम ला रही है कि इसके अंदर क्या होगा कि हम जो है प्रोवाइड, जो नाम है, जो हमारा डाटा है, क्योंकि जब हम सिम खरीदेंगे उसके लिए आधार कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, केवाईसी कराएंगे, उस टाइम पे तो हम गलत नाम नहीं देंगे। उस टाइम पे तो मैं अपना नाम अमिताभ बच्चन दे नहीं सकता, मेरे को आधार कार्ड भी दिखाना होगा, अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जब केवाईसी कराऊंगा। तो वहां पे जो नाम लिखा जाएगा उस नाम को के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा डिस्प्ले पे। नाम जो आएगा, जब फोन करूंगा मैं किसी को तो मेरा नाम उस नाम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे मेरा नाम वैभव है तो वैभव नाम में से ही मैंने केवाईसी कराई होगी, अपना जो आधार कार्ड है वैभव नाम से जो है उसी को प्रोवाइड किया होगा। तो जो जब भी मैं किसी को कॉल करूंगा तो मेरा नाम वैभव लिख के आएगा, वैभव सिंह वहां पे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटाबेस होगा, जो बनेगा वो केवाईसी के थ्रू बनेगा, जो केवाईसी और ये लिंक हो रहे हैं आधार कार्ड से उसके थ्रू, तो इनका जो डाटा है पूरा ऑथेंटिक डाटा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही डाटा होगा। लेकिन जो ट्रू कॉलर डाटा उठाता है उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस गलतियों से बचने के लिए ये वाला फीचर लेके आ रही है। ठीक है, पर अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसका प्रपोजल दिया है, अभी लेके नहीं आ रही, मतलब प्रपोजल दिया है कि हमको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारे टेलीकॉम फर्म्स को बुलाया, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सबको बुलाया है ना। इनसे पूछा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि क्या हम ऐसा फीचर ला सकते हैं। जब इनसे ऐसे बोला गया हम ऐसा फीचर ला सकते हैं, और देखिए मैंने आपको इसके फायदे बता दिए इतने सारे। ठीक है, कि हमको पता चलता है कौन है, हम बहुत सारी इनसे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फोन आ जाते हैं हमारे पास, है ना, अब तो बहुत ही सारे आने लगे हैं ना, दिन में एक दो फोन आते रहते हैं कि जी लोन ले लीजिए, कि ये वाला लोन चल रहा है, वो लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ले लीजिए। अब जो उसके नंबर होंगे, आजकल पहले तो अलग तरह के नंबर आते थे, अब तो नंबर भी ऐसे आने लगे नॉर्मल नंबर की तरह, तो हम लोग उठा भी लेते हैं कई बार ये सोच के। और ट्रू कॉलर पे भी वो स्पैम कॉल बोलते हैं उनको, स्पैम कॉल, है ना, तो जो स्पैम कॉल होती है ट्रू कॉलर पे भी बहुत सारे टाइम ऐसे नॉर्मल नाम से सेव होती है। हमको लगता है हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो तो हम उठा लेते हैं, है ना, और उसमें टाइम भी वेस्ट करते हैं अपना, है ना। तो इन कॉल से हम बच सकते हैं, हम ये जान सकते हैं हमको कॉल कौन कर रहा है, कोई हमसे कोई कॉल करके कोई बदतमीजी कर रहा है, हम उसको पहचान सकते हैं कौन था। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। पर जो टेलीकॉम कंपनीज है वो मना कर रही है कि हमको ये फीचर जो है नहीं लाना चाहिए। वो क्यों कर रही है ऐसा मना? पहला, जियो ने एक वो दिया, जियो ने अपनी तरफ से एक पॉइंट दिया। क्या बोला है जियो ने कि देखिए हम ये फीचर तो ला देंगे, लेकिन ये जो फीचर है ना, ये खाली जो ऐसे फोन है जो 4G एनेबल कर सकते हैं, मतलब जिनमें 4G चलेगा, जो 4G फोन होते हैं, 4G और उससे ऊपर वाले, 4G से ऊपर वाले 5G जैसे आ रहे हैं कुछ फोन, 6G वगैरह, इन्हीं फोन्स में ये फीचर आ पाएगा, उनसे नीचे वाले फोन में फीचर आ नहीं पाएगा। अब उसमें दिक्कत क्या होगी, मान लीजिए इनसे नीचे वाले फोन में फीचर आ नहीं पाया, तो मान लीजिए जो हमको क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए फोन कर रहे हैं ना, वो तो अभी पहले कुछ दिन उन्होंने किया 4G वाले फोन से फोन, उनको पता चला 4G वाले फोन से जो है वो लोग उठा नहीं रहे, क्योंकि लोगों को पता चल रही है, फिर वो 3G वाले फोन खरीद लेंगे, उनसे फोन करने लगेंगे, 2G वाले खरीद लेंगे, या फिर वो जो होता है आपका वो कीपैड वाला फोन वो खरीद के फोन कर लेंगे। उनको तो फोन करना है, तो इससे बच तो पाएंगे नहीं हम 100%, कोई ना कोई तरीका निकल ही जाएगा, कोई ना कोई तोड़ तो निकल ही आता है ना, कुछ भी आप कर लो कोई ना कोई तोड़ कोई ना कोई निकाल ही लेता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाई स्पैम कॉल वाली। फिर दूसरा, ये तो आपका जियो ने बताया है ना, जो जियो सर्विस प्रोवाइडर है उसने बताया है ना, ये एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट जो है एयरटेल ने बताया। एयरटेल ने क्या कहा है कि मान लीजिए हमने
कोई अपना नंबर हमने जो हमारा नंबर है वो आने लगा किसी की स्क्रीन पे, ठीक है, उससे हमारी प्राइवेसी भंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका नंबर जो है हर जगह शेयर हो, है ना। लेकिन मान लीजिए उनका नंबर, हेलो फ्रेंड्स, ये बीच में वीडियो बंद हो गई थी, उसकी वजह से मैं आपको जो समझा रहा था, मैंने अभी ध्यान दिया कि ये वीडियो बंद हो गई थी बीच में। मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये दूसरा वाला पॉइंट बता रहा था। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जियो ने ऐसा क्यों कहा है कि ये जो है हमको ये सर्विस जो है स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा था एयरटेल ने ऐसा क्यों कहा है। एयरटेल ने क्या पॉइंट रखा है, एयरटेल ने पॉइंट रखा है कि मान लीजिए हमने ये सर्विस स्टार्ट कर दी है ना, और जो जिसका फोन हमारे फोन पे आ रहा है उसका नाम उस पर आने लगा। अब कल को ऐसा होगा कि किसी का फोन किसी के पास गलती से मिल गया और उसका नाम उसके ऊपर आ गया, है ना, रॉन्ग कॉल लग जाते हैं ना, है ना, रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, तो उस आदमी को पता चल जाएगा जिसके पास गलती से फोन लगा है ये किसका नंबर है ना। मान लीजिए किसी लड़की का किसी लेडीज का नंबर हुआ और कल को वो उसको परेशान करने लगे, उसकी प्राइवेसी खराब करे, है ना। और लेडीज ही, चलो यहाँ तो हम लेडीज की बात कर रहे हैं, उनके वो तो उनका क्योंकि मैटर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन किसी आदमी की भी प्राइवेसी को भंग करे अगर वो आदमी, वो भी तो खराब है ना, वो भी गलत है, ठीक है। तो ये सब जो परेशानी होती है, इन सबसे प्राइवेसी भंग होती है और बहुत सारे उल्टे सीधे केसेस हो सकते हैं, इस वजह से जो इनका मिसयूज हो सकता है इन नंबर का, इस वजह से एयरटेल ने बोला है कि ये सर्विस जो है स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा लेकिन जो ये वाली सर्विस है वो ट्रू कॉलर के द्वारा तो लोग यूज कर ही रहे हैं, है ना, और ट्रू कॉलर से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, तो फिर हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो जो आपके ये है, ये भारतीय एयरटेल है, इसने क्या सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसने कहा है कि हम एक काम करते हैं कि आप एक काम कर दियो, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काम कर सकती है कि आप क्या चाहते हो कि जो स्पैम कॉल हैं, वो जो है स्पैम कॉल मतलब ये जो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह और इन सब के लिए फोन करते हैं, ये जो कॉल है इसको रोकना चाहते हो ना आप, तो आप क्या करो कि जो ये स्पैम कॉल वाली कंपनी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कोई क्रेडिट कार्ड होगा किसी बैंक का होगा, तो बैंक वाली जो है खुद तो अपनी वो नहीं बनाती कि उनके एम्प्लॉय तो फोन करते नहीं है, उनके तो कॉल सेंटर या बीपीओ होते नहीं है, वो क्या करते हैं किसी जो कॉल सेंटर और बीपीओ वाली कंपनी होती है उसके साथ सर्विस, उससे सर्विस लेते हैं, उससे कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमको जो है ये सर्विस प्रोवाइड कराओ, हमारी तरफ से हमारे बिहाफ पे फोन करके ये बोलना कि क्रेडिट कार्ड ले लो या ये लोन ले लो या ये सर्विस ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है कि ये जो सर्विस जो प्रोवाइड करती है बीपीओ वाली जो कंपनी होती है, कॉल सेंटर वाली कंपनी होती है, इनसे डायरेक्टली बोले कि अपने जो नंबर्स हैं आप उन नंबर्स पे आप जब भी किसी भी नंबर पे उन नंबर से फोन करोगे तो आपका नंबर वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, है ना, आपका नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। फिर जिसको जरूरत है लोन वगैरह की, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी कुछ है उसकी जरूरत है वो उठाएगा फोन, जिसको नहीं जरूरत है वो इग्नोर कर देगा फोन को, ठीक है। ये भारतीय एयरटेल ने सजेशन दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी ये इनिशियल फेज में ही है, अभी धीरे धीरे इसके ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है। जैसे भी ये भी एक न्यूज एंड ट्रांजेक्शन ही हो गई जैसे ऊपर वाली थी, इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है नीचे वाली, इसके ऊपर ये जो डिस्प्ले फोन नाम जो है डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर न्यूज आएगी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे इसके ऊपर आएगी कि आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या फैसला कर रही है, लाएगी कि नहीं लाएगी, लेकिन इसको जो है न्यूज को बहुत स्ट्रांगली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रही है, इसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस प्रपोजल को बहुत ज्यादा ध्यान से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, ठीक है, इसलिए मैंने इस न्यूज को आपसे शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो फ्रेंड्स आशा है मुझे आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया सर। तो मैं आपको शाम की जो 8 बजे की करंट अपडेट की वीडियो होगी या फिर कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें सबसे पहले आपको वही पॉइंट समझाऊंगा, है ना, और जैसे ही आपकी मैं समझा दूंगा आपको उसके बाद फिर जो वो वीडियो होगी उसको शुरू करूंगा, उस वीडियो को जो न्यूज होंगी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ ले, जब तक आपको समझ नहीं आया मुझे पूछिए, मेरा काम बताने का है, पूछने का है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम पूरे ध्यान से करूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करिए, ठीक है। और एक चीज मैं बोलनी थी, ये वीडियो जो है बीच में कट गई थी, 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे 3 मिनट के आसपास ये वीडियो कट गई थी, तो उसकी वजह से क्या है मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा था, दूसरा पार्ट इसका मैं इनको मर्ज करके डालूंगा इन वीडियो को, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इनको जोड़ के आपस में डालूंगा, दोनों वीडियोस को जोड़ूंगा आपस में, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो आपकी करंट अफेयर की वीडियो है ना, करंट अपडेट की वीडियो है मॉर्निंग वाली, हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, है ना, ये 8 बजे ना आ पाए, तो हो सकता है 10 साढ़े 10 बज जाए इसको आने में, तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के दिन के लिए, क्योंकि ये वीडियो बीच में कट गई थी, ठीक है। रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया पहले ही, ठीक है, लेकिन ये कट गई है बीच में वीडियो, इस वजह से जो है मुझे मर्ज करनी पड़ेगी, मर्ज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ी लेट हो सकती है वीडियो फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा आज सुबह शाम की वीडियो में, कल सुबह की वीडियो में। और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उनको लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं, जैसे लाइक बढ़ते हैं ऐसे जो हमारी वीडियो है उसको यूट्यूब सजेस्ट करना, पब्लिश करना शुरू कर देता है अलग अलग लोगों को। उसके बाद उससे क्या होता है
कि हमारी वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगी, और हम जो ये हमारा चैनल चला रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगा और ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ज्यादातर लोग उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का कि आप लाइक करें, लाइक तो आप करें। दूसरा तरीका क्या है, आप जो है शेयर करें। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, कोई वो तैयारी कर रहा है, फिर वो उनको अच्छी लगी तो वो किसी और को करेगा, फिर उसको अच्छी लगी वो किसी और को करेगा, ऐसे करके पूरी चैन बन सकती है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है जो हमारी वीडियो है उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए, चैनल की जो कवरेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल के बारे में पता चले। तो इस मुहिम में पूरी हमारा साथ दीजिए, हम हमारा बस यही सपोर्ट करिए, हमारी आपसे यही दुआ है। बाकी आपका सपोर्ट हम ये वीडियोस लाके आपको सारा कुछ समझा के कर ही रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में रात को 8 बजे। धन्यवाद।